हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए केमिस्ट्री का पार्ट 5। इससे पहले गाइस केमिस्ट्री के पार्ट 4 हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं मोटिवेशन थॉट। मिस्टर खान ने लिखा है, आ जाओ सारे लोग फटाफट शुरू करते हैं। देखते हैं मिस्टर खान ने क्या लिखा है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होता है या तो अनुभव। चीज़ें दोनों ही अच्छी हैं। बहुत सही बात है। मतलब या तो लक्ष्य होता है हासिल या फिर अनुभव, चीज़ें दोनों ही बहुत अच्छी है। जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना किसी चीज़ से, वो बहुत काम आता है आपके। जैसे कि मान ली आप कोई एक काम कर रहे हैं, आपको उसमें क्या हुई, असफलता मिली, आप जो है अनसक्सेस हो गए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो फिर क्या होता है, उस चीज़ से आपको 10 चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि आप जो 10 काम भी करते हो ना, उनके बारे में भी अच्छे से जान लेते हो कि इसमें मैं अनसक्सेस हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो अब ये काम सारे कैसे करने हैं। ठीक है, इस वजह से अनुभव ज़रूरी होता है आपके लिए। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज क्वेश्चन भी अपने अच्छे लेवल के हैं और मैं आपको डिटेल तो बताऊंगा ही साथ में। ठीक है, और बाकी आप थ्योरी, मुझे पता है आप पढ़ ही रहे होंगे थ्योरी में, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको नहीं आता है तो थ्योरी पढ़ लो पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, निम्न में से किसे भारी जल कहा जाता है, बर्फ, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, आसुत जल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे भारी जल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। ये क्या होता है, आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, और अगर इसका अणुभार पूछ लिया जाए कितना है, तो इसका अणुभार 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, परमाणु भार से, परमाणु नंबर से, तुल्यांक भार से, या फिर संयोजकता से। देखो, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता जो होती है ना, कैपेसिटी का पता कैसे लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, संयोजकता से पता लगाया जाता है। देखो मैं कुछ चीज़ बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। संयोजकता शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो आपकी लैटिन भाषा से हुई थी, लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है क्षमता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्षमता। संयोजकता का मतलब होता है क्षमता। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो, तत्वों के परमाणु जो होते हैं, परस्पर संयोजन की करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जो भी कोई भी परमाणु होता है, उसके जो भी बाहर की बाह्यतम मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे होते हैं, उसकी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा 281। ठीक है, तो इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपना त्याग दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये कैसा बन जाएगा, अकरीय गैसों की तरह बन जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, संयोजकता बोली जाती है। अब आगे समझ में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 2 तरीके से निकलता है। एक तो इस तरीके से निकल जाता है डायरेक्ट लिख के, और एक आपने अभी केमिस्ट्री वगैरह में अगर इंटर में पढ़ा हो तो इस तरीके से निकलता था, 1s2 2s2 2p6, एक इस तरीके से निकलता है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा आसान होता है, 281 286, इस तरीके से ये आसान होता है। ये भी निकलना, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना किसी दिन मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्यूरी ताप का संबंध इससे है, ध्वनि से, चुंबकीयता से, रेडियो सक्रियता से, या फिर लेंस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रेडियो सक्रियता से। वो किससे, ऑप्शन बी, चुंबकीयता से। ठीक है, रेडियो सक्रियता से नहीं है,
चुंबकीय सक्रियता से। अच्छा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। चुंबकीय इसमें क्या होता है, भौतिकी के विज्ञान के आधार पर क्यूरी ताप जो होता है या क्यूरी बिंदु एक ऐसा चुंबकीय गुण होता है जो हमेशा के लिए अपना क्या होता है, चुंबकीय गुण खो देता है। उसी को क्या बोलते हैं, क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु बोला जाता है। आगे समझ में, इसी को चुंबकीयता का संबंध जो है इससे है। क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु वो होता है जो चुंबक जो होता है अपना जो चुंबकीय गुण होता है उसका वो खो देता है, उसी को क्या बोलते हैं, और उसकी जगह क्या कर लेता है, चुंबकीय प्रेरण यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म ले लेता है। तो इसी को बोला जाता है क्यूरी ताप, क्यूरी बिंदु बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, 5, 2, 3 या फिर 4? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। देखो क्वांटम संख्याएं का मतलब होता क्या, यूज़ क्या होता है, वे किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की जानकारी के लिए इनका यूज़ किया जाता है क्वांटम संख्याओं का। आगे समझ में, किसी कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा और स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए क्वांटम संख्याओं का उपयोग किया जाता है। ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है आपका द्विगंशी या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, द्विगंशी या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, तीसरी होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी होती है आपकी कौन सी, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, आप 1 बाई 1 सबका काम बता देता हूँ, ध्यान करना। देखो ये चीज़ कोई आगे मतलब बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये, तो फिर हम ऐसे तो हम बहुत बड़े लेवल पर पहुँच जाएंगे, उस पर क्या बोलते हैं आपका आईआईटी और नीट वाले लेवल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इतना हमें नहीं जानना है। बस इतना जान लेते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर के लिए इसका उपयोग होता है। द्विगंशी या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, इसका उपयोग किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के उपकोष के सब ऑर्बिटल का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के कक्षक के लिए होता है, ऑर्बिटल का पता लगाने के लिए, कक्षक जो होता है ना उसका पता लगाने के लिए। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के लिए कि माइनस में होगा या प्लस में होगा, इस तरीके से। जस्ट ऐसे ही समझ लो, आप एक बार पढ़ लेना क्वांटम संख्या आपकी बुक में जिसमें भी दिया हो, तो फिर आप देख लेना। मैं आपको कल एक साइंस की और बुक बता दूंगा, उससे आप साइंस की थ्योरी पढ़ लेना, फिर आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या होता है, मतलब छोटा होता है 10⁻⁻6 मीटर से, छोटा होता है 10⁻⁻8 मीटर से, या 10⁻⁻8 मीटर होता है, या 10⁻⁹ मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 10⁻⁻8 मीटर से क्या होता है, छोटा होता है। देखो जो क्लासिकल यानी कि परंपरागत भौतिकी नियम क्या होता है, क्या कहता है, ये 10⁻⁸ मीटर से इनके आकार के कणों पर लागू होता है, इससे इनका आकार जो होता है छोटा होता है। देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बट क्या है कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बना दिया। जैसे कोई भी कण होता है तो कण आपको पता है बहुत छोटा होता है, ये माइक्रोस्कोप से भी आपको दिखाई नहीं देता है, समझ रहे हो ना, इतना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 10⁻⁸। अगर इसे देखोगे तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, नैनोस्कोप होता है उससे भी छोटा होता है, उससे दिखाई देता है, वो भी बहुत महीन सा। तो क्लासिकल भौतिकी का नियम क्या कहता है, इन कणों पर लागू होता है जिनका आकार 10⁻⁸ से मीटर से छोटा होता है। बस इतना नॉर्मली याद रखो। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, F, C, ब्रोमीन या आयोडीन, फ्लोरीन, क्या होता है, कार्बन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसका ऑक्सीकरण अंक जो होता है सदैव 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फ्लोरीन। सर्वाधिक ऋण वैद्युत तत्व होने के कारण सर्वाधिक ऋण तत्व होता है आपका किसका, फ्लोरीन का। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है, इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या बोलता है,
CO2 के 1 मोल में होते हैं, क्या होते हैं? सारे ऑप्शन है और फिर आंसर दो। यहाँ से क्वेश्चन अलग है। तो CO2 के 1 मोल में क्या होते हैं मतलब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। देखो अब मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ। देखो आवागद्रो का नियम क्या कहता है? आवागद्रो की संख्या के आवागद्रो का नियम ये बताता है किसी तत्व या यौगिक के अणु क्रमशः कितना होता है, का मान कितना होता है? 6 × 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं। ठीक है, ठीक है। आवागद्रो का नियम बताता है किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में क्रमशः 6 × 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं। चूँकि कार्बन जो है आपका क्या है, CO2 में कार्बन का केवल क्या है, एक परमाणु होता है, इसीलिए इसका संख्या आवागद्रो की संख्या के समान होता है, जिसका मान कितना है? 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिद्धांत डेल P डेल X बड़ा है या फिर ग्रेटर देन है H/4π के लिए किसका नियम है? ये पाउली का, हाइजेनबर्ग का, अनिश्चितता का, अफबाऊ का या फिर आर्हीनियस का? ये इस तरीके से इसमें निशान लगा, ग्रेटर है या फिर इक्वल है। ग्रेटर और इक्वल दोनों है। चलो मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था अभी हाल ही में, एक एग्ज़ाम हुआ था कोई सा बिहार पुलिस का, उसमें ये फार्मूला आ गया था। अब ये देखो फार्मूला आपको पता होगा तो आप बता सकते हो कि ये हाइजेनबर्ग का है। ठीक है, बस इतना पूछा जाता है। तो ये फार्मूला किसका है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अच्छा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, आगे समझ में। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग दोनों का एक साथ ज्ञात करना क्या है? असंभव है। इसी के बारे में ये आपका फॉर्मूला है, डेल X डेल P ग्रेटर देन H/4π। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार परास में होता है, कितना होता है? ये जो ऊपर डिग्री लगा हुआ है ये एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है बराबर 1/10⁻⁻10 मीटर। ये पायस जो है आपका, इसे कोलाइडी, जो कोलाइडी विलयन होता है ना, वो है ये पायस को बोलेंगे कोलाइडी। एक आपका निलंबन होता है, कोलाइडी होता है, विलयन होता है। तो उसी के बारे में ही पूछा है कि उनके जो आपस में मतलब अणु होते हैं वो कितने बीच के होते हैं, कितनी रेंज के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10,000 एंगस्ट्रॉम तक कोलाइड के विलयन के अणु होते हैं। विलयन के अणु के कणों का आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अणु में इलेक्ट्रॉन का स्तर परिक्रमा पथ का विचार प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रदरफोर्ड, बोर, थॉमसन या फिर सोमरफील्ड? ये हारा नहीं, ये द्वारा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका NTPC और ग्रुप डी दोनों में। अब यही तो चीज़ है, क्वेश्चन देखो समझ में ही नहीं आता है कि पूछा क्या गया एक्चुअल में। तो अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील बोर के द्वारा। नील बोर ने क्या किया था? नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। उनके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। आगे समझ में।
मैंने पूरी थ्योरी बता दी आपको। तो पहली बार जो रदरफोर्ड की कमियों का सही किया था वो किसने किया था? नील बोर ने। और किसके आधार पर? तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया था। और इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर जो स्थायी वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, ना कि अस्थायी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इनका द्रव्यमान निम्न में से किसके एक के लगभग बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान, 2 पॉजिट्रॉन तथा 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, किसी एक के लगभग बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है 2 धनात्मक आवेश के बराबर होगा। तो प्रत्येक पॉजिट्रॉन में कितना होता है? एकल धनात्मक होता है, तो 2 में कितना हो जाएगा? 2 बराबर हो जाएगा अल्फा कण के बराबर। अच्छा, जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो आपके हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है, हीलियम के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे छोटा सा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक अल्कोहल में आघूलनशील होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, या उपयुक्त में से कथन का कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो अल्कोहल में आघूलनशील होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या कैसे आयनिक यौगिक जो होते हैं प्रकृति में वैद्युत संयोजक यौगिक प्रायः ध्रुवीय गोलकों जैसे जल, द्रव, अमोनिया आदि में घुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक गोलक जो होते हैं बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया आदि में आघूलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण क्या कहलाता है? ओस्मोसिस, डेलिक्वेसेंस, इफ्लोरोसेंस, या फिर डेसिकेशन? हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर मैंने भी पहले नहीं पढ़ा होता तो फिर मैं कैसे कर देता, लेकिन जब मैंने पढ़ा, एक बार समझा और समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेलिक्वेसेंस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर पोटेशियम क्लोराइड? सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लेड क्लोराइड। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है सहसंयोजक अणु का। ठीक है, किसका उदाहरण है? लेड क्लोराइड का। अच्छा, ये आपका सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो हैं ये अलग हैं। सोडियम क्लोराइड आपको पता है ये अलग हैं, सहसंयोजक अणु का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है +2, -2, +7 या फिर -7? चलो पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर मैं दूंगा। देखो मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, ना कि आपको आप सोचो कि मैं बेस्ट उस तरीके से बताऊं, तो फिर क्योंकि बता पाना मुश्किल है ये यहाँ पर। अगर जिन लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या पढ़ी होगी उनके समझ में आ जाएगा,
और नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना आप, ठीक है। के की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, किसकी पूछी कितनी है, Mn की, तो Mn को x मान लेंगे। के की कितनी होती है, 1 होती है, एक मिनट, के की कितनी होती है, 1 होती है, पहले 1 लिख लिया, उसके बाद के को क्या मान लिया, Mn को क्या मान लिया, x मान लिया। उसके बाद ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी, -2, और कितनी है, 4 हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 + x + -8, तो इसमें से जाएगा तो कितना आ जाएगा, x = 7, प्लस का 7 आंसर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस का 7। लेकिन मैं बता देता हूँ जस्ट, जैसे कि नहीं पता होगा, अगर समझना चाहोगे आप बुक से तब भी आपके समझ में आ जाएगा। जो देखो ऑक्सीकरण संख्या, जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, ऑक्सीकरण, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का, परमाणु क्रमांक कितना है, 8, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कैसा आएगा, 2 और 6। तो ये आपको पता है कि हर जो एलिमेंट होता है, परमाणु होता है, वो क्या चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 8 बनने की कोशिश करता है, कम से कम, मैक्सिमम तो 32 हो सकता है, लेकिन कम से कम 8 बनने की कोशिश करता है। अब ये 6 है जो 8 बनने की कोशिश करेगा, तो कोशिश जब 8 बनने की करेगा तो इसे क्या करना पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड होना पड़ेंगे। तो ऐड होने के लिए इसमें उल्टा करते हैं, माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस से कितने की ज़रूरत पड़ेगी, -2 की, प्लस की नहीं। आप सोचो कि +2 की ज़रूरत पड़ेगी 8 के, मतलब एक केस होता है, जस्ट मैंने बता दिया आपको, तो -2 की आवश्यकता होती है। और नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के लिए हमेशा माइनस यूज़ होता है, ये इसका एक तरीका, मतलब तरीका होता है, थ्योरी होती है। आ गया समझ में, इस तरीके से अब आप बहुत सारे उसके ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा, कितना होगा, 122 ग्राम, 2.2 ग्राम, या 44.8 ग्राम, या 20 ग्राम। तो 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा। तो देखो एक इसका भी रूल होता है, आबाकद्रो के नियम के अनुसार 1 मोल का गैस का STP पर आयतन होता है 22.4 लीटर होता है, ये तो एक नियम हो गया। लेकिन H2 गैस का वजन कितना होगा, तो H2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 2 है, तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। ये आपका सी हो गया, ये ठीक है, 2 ग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किस किया था, रदरफोर्ड ने, बैकरल ने, बोर ने, या फिर मैडम क्यूरी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बैकरल ने। अब बैकरल ने ये खोज कब की थी, तो बैकरल ने ये खोज की थी आपकी 1896 में, ठीक है, याद रखना 1896 में की थी। और आपके ये यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम के युक्त एस के परीक्षण करते हुए उत्सर्जित पदार्थ के लिए रेडियोधर्मी नामक शब्द का प्रयोग किया था, इसी को रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार इन्होंने ही किया था। आगे समझ में, यूरेनियम का मेनली इसमें यूज़ किया था इन्होंने, ठीक है। अच्छा एक चीज़ जान लेते हैं, ये जो आपका इन्होंने किससे किया था, तो स्फुरदीप्ति, एक टर्म और आ जाता है, स्फुरदीप्ति से इन्होंने किया था। जैसे कि जो आपका यूरेनियम था, तो यूरेनियम को इन्होंने क्या किया, स्फुरदीप्ति के द्वारा चमकाया था। स्फुरदीप्ति क्या होता है, वे पदार्थ जो स्वयं चमकते हैं, ठीक है, स्फुरदीप्ति पदार्थ कहलाते हैं। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, मतलब कि खुशबू उसकी सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है, बाष्पीकरण से होता है, बाष्पण से होता है, विसरण से होता है, या ऊर्ध्वपातन से होता है, सब्लिमेशन से होता है, ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता ही देता हूँ, ऑप्शन सी, विसरण से होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप खोलोगे तो इसमें से गैस होती है, तो गैस निकल के दूसरी गैसों में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। इसी कारण क्या होता है, बहुत जल्दी से आपको खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, SO2 तथा O2 की विसरण की दर का अनुपात है
1/√2, 1/2, 1/√2, 1/2, 1/32 या 1/4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1/2। लेकिन मैं आपको ये करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। SO2 का अगर अणुभार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? SO2 का कितना होता है? सल्फ़र का अणुभार कितना होता है? सल्फ़र का द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। तो 16 है और गुणा 2 हैं, तो कितना हो जाएगा? 32 कितना हो गया? 64 हो गया। इसका भार मान लो टोटल सल्फर डाइऑक्साइड का M1। O2 का कितना हो गया? 1 का 16 है, तो 2 का कितना हो गया? 32 हो गया, ठीक है। तो विसरण का जो इनका अनुपात है वो कैसे निकालेंगे? ये इस तरीके से होता है M2/M1, ठीक है। इसका विसरण का जो दर निकालने का फार्मूला होता है √M2/M1। तो M1 का हमने द्रव्यमान निकाल लिया, अणुभार निकाल लिया। कितना आया था सल्फर का? 64 आया था। और इसका कितना आया था? 32 आया था। और ये आपका रूट में कहानी है, तो 32 दूनी 64। तो इसका मान क्या आ जाएगा? M1/M2 आपका हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? देखो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती कोई दिक्कत नहीं, देख लो, आप वीडियो देखते रहो, धीरे धीरे ये इस वक्त के साथ आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डी, इनके अणु नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं। ये कथन क्या है? गलत है। आपको पता है कि गैसों के अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इसमें क्या होता है? अंतरा आणविक जो बल होता है वो कमज़ोर होता है। अंतरा आणविक बल सबसे ज़्यादा आपका ठोस में होता है, फिर गैस में होता है, और फिर सबसे कम आपका किस में होता है? सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर उससे कम गैस में, फिर उससे कम आपका वो सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे कम गैस में होता है। इसी वजह से गैस जो होती है वो कहीं से इधर से उधर जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सा कथन गैसों के अणुओं की विन्यास और गति का वर्णन करता है? कौन सा कथन गैसों के अणुओं की विन्यास और गति का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अणु अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं। देखो, ठोस, द्रव, गैस तीनों के अणुओं में विन्यास एवं गति होती है। गैसों में जो अणु होते हैं वो दूर दूर एवं अनियमित विन्यास में अनियमित गति कहते हैं। मतलब ये अनियमित करते हैं, मतलब इनका कोई नियम नहीं होता है। गैसों की तुलना में द्रव के कणों की गति कम जो होती है रैंडम होती है, मतलब कम होती है, ठीक है। तथा ठोसों में तो कण अपनी स्थिति से इधर उधर ही कंपन करते हैं। ठोस में तो आपको पता है कि हिलते ही नहीं, केवल कंपन करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 45 ग्राम जल में डैश के प्राप्त ग्राम अणुओं की संख्या होती है। ग्राम अणुओं की संख्या होती है। चलो मैं बता ही देता हूँ, इसका आंसर ही बता देता हूँ आपको। ये आपका RRB 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे का। कैसे करेंगे? देखो, 45 ग्राम अणु है, तो 45 ग्राम अणु की संख्या कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान आपका भार में निकाल लेंगे, ग्राम में। कैसे निकालेंगे? जल है, जल का आप भार निकालोगे, अणुभार निकालोगे। कैसे निकालोगे? एक का अणुभार कितना होता है? एक का मान द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, और 2 हैं प्लस ऑक्सीजन की 16, तो कितनी हो गई? इनका अणुभार कितना हो गया? 18 हो गया। 18 हो गया अणुभार। अब कैसे निकालेंगे? 45 ऊपर रखेंगे, और यौगिक कौन है आपका? जल। तो जल का अणुभार कितना है? 18। तो 18 से 45 को डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, और कितना बचा? 4 5 9, 18 पंजे 90। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2.5 ग्राम, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे समझ में? इसका राइट आंसर हो गया 2.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसी तत्व में परमाणु भार डैश डैश के बराबर के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन।
देखो आता हुआ भी आंसर गलत हो जाता है कभी कभी ऑप्शन के चक्कर में, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं तो आंसर हो जाता है गलत। लेकिन अगर आपका सही तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ होता है ना, तो आंसर गलत होने का चांस बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। जो आपका परमाणु भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, क्रमांक जो होता है, वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है, बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आगे समझ में? परमाणु भार बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। और परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज इनके द्वारा की गई? बैकरल, सॉडी, रदरफोर्ड या फिर क्यूरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बैकरल ने की थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके फ्रांस के रहने वाले थे। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है। फ्रांस के रहने वाले थे। 1896 में की रेडियो धर्मिता की। अच्छा, इन्होंने किया क्या, फिर से बता देता हूँ एक बार। इन्होंने यूरेनियम युक्त एस के साथ परीक्षण करते हुए स्वतः उत्सर्जित पदार्थ की रेडियोधर्मित नामक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, कैसे आप, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। यूरेनियम युक्त एस के साथ परीक्षण करते हुए इन्होंने स्वतः उत्सर्जित पदार्थ, मतलब कि जिसे स्फुरदीप्ति बोलते हैं, तो उत्सर्जित पदार्थ करने के लिए रेडियोधर्मी शब्द नामक शब्द का प्रयोग किया था। इसी वे हेनरी बैकरल ने रेडियो सक्रियता बोला जाता है या रेडियो धर्मिता बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किलोग्राम में, द्रव्यमान में, एमयू में या फिर कैरेट में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है एमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोलता है? न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, क्या होता है? तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन आपके उदासीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। जो कि आपका पता है कि जो सूर्य में मतलब पाई जाती है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बोला जाता है। संलयन अभिक्रिया वही इसमें बोली जाती है, वही जो है हाइड्रोजन बम में बोली जाती है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो परमाणु बम जो होता है आपका, उससे 1000 गुना ज़्यादा अधिक इसकी क्षमता होती है। आप समझ रहे कितना हाई पावर का होगा हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक क्षमता रखता है। इस प्रक्रिया में होता क्या है? दो या दो से अधिक हल्के नाभिक अत्यधिक उच्च ताप पर परस्पर संयोग कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आकृति से, अमाप से या फिर चक्रण से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अभिविन्यास से। देखो, चुंबकीय संख्या का संबंध किससे? अभिविन्यास से। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। प्रथम कक्षा क्या होती है? k होती है। दूसरी कक्षा l होती है। तीसरी कक्षा m होती है। चौथी कक्षा n होती है। और कैसे होती है? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29। भारी जल एक प्रकार का क्या है? शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या फिर ईंधन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मंदक है। ये क्या करता है? आपका नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मतलब
कम करने का कार्य करता है भारी जल। और ये आपको पता ही है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, ऐसे परमाणुओं को जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहते हैं, समस्थानिक, समदाबिक, समावेवी या फिर सम न्यूट्रॉनिक। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, और जिनके प्रोटॉनों की संख्या मतलब भार बराबर होता है वो समभारी कहलाते हैं। ये एक दूसरा है फैक्ट है, वो आएगा किसी दिन और डिटेल से मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है गाइज, क्वेश्चन खत्म हो गए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी ना जाएं। और देखो आपकी डेली क्लास अब चलने लगी है, अब आप एकदम तैयारी बढ़िया से करो। अगर आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, आपको 10 क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन हुए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है ये टफ क्वेश्चन है, ये आपके सब बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है, आप जो है जितना अच्छा लेवल पढ़ोगे उतनी ही आपकी वैसी क्या होती है, सोच बनती है। जैसा कहते नहीं, जैसा सोचोगे वैसा होता है, वही चीज़ होती है। आप अच्छे क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको अभी नहीं हो रहा है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद आपसे ये क्वेश्चन होने लगेंगे। ओके, बाय एवरीवन।